जय हिंद दोस्तों, बिगिनर स्टडीज में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में, नाटो के बारे में, रशिया के बारे में और रशिया यूक्रेन के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है इसके बारे में, और नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके द्वारा जो धमकी दी गई है भारत को, चाइना को और ब्राज़ील को, उसके बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में। तो रशिया और यूक्रेन के वॉर को चलते हुए लगभग 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपनी चुनावी कैंपेन में कहते थे कि मैं जैसे राष्ट्रपति बनूंगा मैं पुतिन को समझाऊंगा और पुतिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मेरी बात एक बार में मान लेंगे और तुरंत रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसको तो मैं एक दिन में ख़त्म कर दूंगा। मेरे आते के साथ ही पूरी दुनिया में पीस हो जाएगा। मैं इजराइल और हमास वाला भी प्रॉब्लम ख़त्म कर दूंगा। मैं रशिया और यूक्रेन का वॉर भी ख़त्म करा दूंगा। लेकिन अभी जो स्थिति बनते जा रही है कि ये दिख रहा है कि भाई ट्रंप जो है खुद कमिटमेंट करते हैं, खुद बातें करते हैं, फिर अपनी बातों से पीछे हटते हैं। खुद चाइना पर टैरिफ लगाते हैं, फिर उसको कहते हैं चलो एक महीने के लिए हम चाइना पर टैरिफ नहीं लगाते हैं। जो उनके सबसे अच्छे दोस्त है एलन मस्क, जो उनके कैंपेन में उनका पूरा साथ दिया, अभी आज के डेट में उन्हीं से ट्रंप के रिश्ते बहुत ख़राब हो चुके हैं। ट्रंप आज कुछ और बोलते हैं, कल कुछ और बोलते हैं, और ट्रंप का ही एक छोटा सा पपेट और कहिए या हमारे भाषा में उसको चेला कहिए, ट्रंप का एक चेला है जिसका नाम है, जो अभी अपना नाटो ग्रुप इन लोगों का है, उस नाटो ग्रुप का जो सेक्रेटरी जनरल है इसका नाम है मार्क रूट। मार्क रूट जी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर रशिया यूक्रेन का वॉर ख़त्म नहीं होता है तो हम भारत पे, चाइना पे और ब्राज़ील पे सैंक्शन लगाएंगे। अब भाई इन तीनों कंट्री पे सैंक्शन क्यों लगाएंगे? तो इनको ये लगता है कि ये तीनों जो कंट्री है कहीं ना कहीं रशिया को मदद कर रही हैं उसको वॉर लड़ने में, कहीं ना कहीं उसकी रिफ्यूलिंग का काम ये कंट्री के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि हमने तो उस पर सैंक्शन लगा रखा है, यूरोप पूरा उसको बैन कर रखा है। तो उनके प्रोडक्ट्स खरीद कौन रहा है? तो उनके प्रोडक्ट्स खरीद रहा है इंडिया। इंडिया क्या खरीद रहा है? इंडिया को रसिया देता है सस्ते में क्रूड ऑयल, और उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके हमारी जो अपनी ज़रूरतें हैं उसको तो हम लोग पूरा करते ही हैं, उसको हम लोग रिफाइन करके दूसरे कंट्रीज़ को भी बेच रहे हैं। तो कल तक जो इंडिया कंप्लीटली एक इम्पोर्टर था ऑयल के मामले में, आज वो एक एक्सपोर्टर भी बन चुका है। मतलब हम ऑयल खरीदते भी हैं, कच्चा तेल खरीदते हैं, उसको रिफाइन करते हैं क्योंकि हमारे पास अच्छी रिफाइनरीज है, और रिफाइन कर करके हम उनको दुनिया में बेच रहे हैं, तो उससे हम पैसे भी कमा रहे हैं। तो उनका बेनिफिट किसको हो रहा है? उनका बेनिफिट आम इंडियंस को हो रहा है। सरकार की ये जो पॉलिसी है जिसकी वजह से आप और हम सस्ते में पेट्रोल खरीद पा रहे हैं। नहीं तो हो सकता है था दुनिया में जिस तरह से वॉर चल रही है पेट्रोल और डीजल के दाम यूं भागते, लेकिन आपने सुना है कहीं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? लड़ाइयाँ पूरी दुनिया में होती है, कहीं भी होती है, उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपके हम पे सब पे पड़ता है। महंगाई पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है, जो कि एक फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी है, आज हमारी एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स जो है, हमारी पूरी इकोनॉमी जो है, हमारा रोज़मर्रा की जो महंगाई है वो इस पेट्रोल डीजल पे डिपेंड करता है। और ये पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं होता है। तो हम कहाँ से लाते थे? हम सऊदीया से लाते थे, हम अन्य खाड़ी देशों से खरीदते थे, अलग अलग कंट्रीज से हम लोग खरीदते थे। लेकिन जब रसिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ तो रसिया को पैसे चाहिए थे, क्योंकि वॉर तो पैसे से लड़े जाते हैं। तो रसिया ने कहा कि भाई हम आपको सस्ते से सस्ते में क्रूड ऑयल दे रहे हैं, यानी कि कच्चा तेल दे रहे हैं, आप हमसे खरीदिए और उसका आनंद लीजिए, आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो भाई जो चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो क्यों नहीं आप खरीदेंगे? दूसरी बात, रसिया भारत का एक बहुत फ्रेंडली और बहुत ही ट्रस्ट वर्दी कंट्री है, तो भारत क्यों ना साथ दे रसिया का? यूएस को ये बात नहीं समझ में आती। यूएस ने रसिया और यूक्रेन के वॉर को अपनी जो वेपन्स हैं, जो अपने उसकी वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो यूएस में, उनको कहीं ना कहीं फंड करता है। आप सुनते होंगे एक न्यूज़ में कभी भी बात आती होगी कि यूएस ने 2 बिलियन के हथियार दिए यूक्रेन को, ऐसे न्यूज़ आते होंगे, ये इतने डॉलर के हथियार यूक्रेन को दे दिए। आपको क्या लगता है कि यूक्रेन को वो कैश पैसा देता है? बिल्कुल नहीं।
वो यूक्रेन को नहीं पैसा देता है, वो अपने यहाँ की कंपनियों को पैसा देता है और वो कंपनियां फिर हथियार बनाती हैं और वो हथियार बना करके यूक्रेन को दिया जाता है। तो अब आप समझिए कि इसका फायदा क्या हुआ। इसका फायदा ये हुआ कि वो 2 बिलियन अमेरिका अपनी ही इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है, यानी अपनी जो इंडस्ट्री है, वेपन्स इंडस्ट्री है, उसमें इन्वेस्ट करेगा। उसमें इन्वेस्ट करेगा तो वेपन जो बनाने वाली कंपनियां हैं उनको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, उनको काम मिलेगा, वो काम मिलेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, यानी कि अपनी ही इकोनॉमी में उन पैसों को इंजेक्ट करता है। और मरता कौन है? यूक्रेन के लोग और रसिया के लोग। तो सोच के देखिए कि हम अमेरिका को देखते हैं ना कि अमेरिका हमेशा किसी न किसी वॉर में लगा रहता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो हमेशा चाहता है कि उसकी जो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अच्छा करे, उससे उसके यहाँ रोजगार पैदा हो। तो इनडायरेक्टली ये अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए वॉर लड़ता है। ये एक बहुत बड़ा मतलब एक डार्क सीक्रेट है अमेरिका का। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें लिखा था कि अमेरिका क्यों इतना वॉर को पसंद करता है, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। कई बार आपने अगर देखा हो तो आप कभी हिस्ट्री पढ़े तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही टाटा जो हमारी स्टील है उसका फाउंडेशन पड़ा था और उसको प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हुए थे। किसी भी इंडियन कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं देते थे अंग्रेज, वो उनकी मजबूरी थी क्योंकि उनको स्टील्स की जरूरत थी उस टाइम, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंज्यूम हो रहा था बहुत ज़्यादा स्टील, तो इसके लिए उनको चाहिए था। तो उस टाइम टाटा के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला और टाटा ग्रुप बन गया अपना। तो टाटा स्टील प्लांट जो आप देखते हैं जमशेदपुर में, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेजों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्टील की जरूरत थी, नहीं तो वो किसी को आपको लगता है कि स्टील प्लांट बैठाने देते। तो इसी तरह क्या है कि अमेरिका भी इस स्ट्रेटजी के थ्रू पैसा कमाता है। दुनिया में कहीं भी लड़ाई हो, हथियार जो होगा वो अमेरिका का होगा। अमेरिका अपने वेपन्स बेचता है। दूसरी बात, अमेरिका ये भी तय करता है कि भाई पाकिस्तान को और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है वो हॉस्टाइल बने रहे। उससे क्या होगा कि पाकिस्तान भी हथियार खरीदेगा अमेरिका से डर के, इंडिया भी हथियार खरीदेगा डर से। तो खाने के लिए खाना नहीं है, लेकिन आप अपनी सुरक्षा के लिए वेपन्स खरीद रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई एक टाइम कम खाना खा लेंगे, लेकिन अगर हथियार नहीं रहे तो कल को हो सकता है कि इसका बहुत बड़ा कीमत हमें चुकाना पड़ सकता है। तो भारत और अमेरिका क्या, भारत और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो क्यों नहीं नॉर्मलाइज होता है, उसके पीछे बहुत सारे राज दबे हुए हैं। और दूसरी बात क्या है, देखिए अभी नाटो वाली बात पे आते हैं कि नाटो का जो ये धमकी क्यों है, क्योंकि इसको लगता है कि चाइना, ब्राज़ील और इंडिया, ये तीनों कंट्री रसिया की फ्रेंडली कंट्री है। अगर हम इनको धमकाएंगे कि हम आपके ऊपर बहुत तगड़ा सैंक्शन लगाएंगे, आपकी इकोनॉमी को बहुत गंदा हिट करेगा ये, तो इससे ये तीनों कंट्री डर जाएंगी और डर के ये लोग रसिया को बोलेंगे कि भाई देखो अब हमारे लिए भी सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए इस वॉर को रोक दो। ऐसा ऐसा लगता है नाटो का जो ये पपेट है जो ट्रम्प का, उसको ऐसा लगता है। बट सच बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। आपको लगता है कि रशिया किसी भी तरह के प्रेशर में आने वाला है? बिल्कुल नहीं। ट्रम्प जिस चीज़ को चाह रहे थे कि मैं जाऊंगा और चुटकी बजाऊंगा और पुतिन मेरी बात मान लेंगे, वो चीज़ बिल्कुल अलग हो रही है। ट्रम्प ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट ये दिया है कि भाई वो जेलेंस्की से पूछ रहे हैं कि क्या तुम मॉस्को को और पीटर्सबर्ग को, सेंट पीटर्सबर्ग को हिट कर दोगे? तो वो कह रहा है कि हिट कर दूंगा सर, आप हथियार दो मैं हिट कर दूंगा। दे आर टॉकिंग लाइक, मतलब नहीं होता है कि एक रोड साइड लोगों की तरह कि अगर मैं तुमको ये हथियार दूंगा तो क्या तुम उसको मार दोगे? तो हाँ सर मार दूंगा। जेलेंस्की इज टॉकिंग लाइक रोड छाप छाप गुंडा। तो वो ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं इन वर्ल्ड लीडर्स को देखता हूँ तो सच में मुझे ऐसा विश्वास नहीं होता कि क्या ये सच में ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के प्रेसिडेंट है, इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, दुनिया का सबसे पावरफुल का जो रिस्पॉन्सिबल कंट्री का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस आदमी के हाथ में है। ही इज टॉकिंग लाइक मेच्योरिटी कहीं दिखती ही नहीं ट्रम्प पे। और ट्रम्प इतने बड़े देश के राष्ट्रपति हैं, फिर भी लोग उनके स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। कई बार उनका इस चीज़ को लेकर के बहुत मजाक उड़ाया जाता है। कई बार वो अपने कमिटमेंट करते हैं, चाइना को धमकाते हैं, लेकिन चाइना उनकी बात को सीरियस लेता ही नहीं है। चाइना उनको इग्नोर मार देता है, जिसकी वजह से फिर से उनका मजाक उड़ता है। तो इस तरह के जो सिचुएशंस क्रिएट किए जा रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर में, सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इन प्रेशर बनाया जा रहा है रसिया के ऊपर कि रसिया किसी भी तरह से वॉर रोक दे
और उसका पूरा का पूरा क्रेडिट श्री ट्रंप जी ले लें। लेकिन ट्रंप जी जितने ये कोशिशें कर रहे हैं उसके और ज़्यादा उन पे मतलब फायर बैक कर रही हैं ये चीज़ें, क्योंकि ट्रंप को भी पता है कि अगर उनका असली दुश्मन रसिया नहीं है, उनका असली दुश्मन चाइना है। और अगर आपको चाइना को काउंटर करना है तो वहाँ पे आपको इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी। बिना आप इंडिया के आप नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो इसलिए भी ट्रंप को पता है कि अगर हमारी जियोपॉलिटिक्स को सक्सेसफुल बनाना है, अगर हमें चाइना को काउंटर करना है तो हमें इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ट्रंप अभी इस चीज़ पे शायद उतने डीपली नहीं सोच पा रहे हैं, या उनकी कहीं स्ट्रेटजी कुछ और जा रही है। जिस तरह से एक वर्ल्ड लीडर की पर्सनालिटी होती है, जिस तरह से उसको एक होता है ना कि मतलब भाई उसको एक स्टेटमेंट देने से पहले 4 बार वेरीफाई करना चाहिए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। ट्रंप के अंदर ये बहुत बड़ी एक कमी है। और उनके जो ये पपेट हैं जो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि हम भारत के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, ब्राज़ील के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, तो भाई अगर आप आधी दुनिया के ऊपर सैंक्शन लगा ही दोगे तो फिर आपके सैंक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो इतनी इम्पैक्टफुल रह भी नहीं जाएगी। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से जो अमेरिका का सैंक्शन है उसका इम्पैक्ट कम होते जा रहा है। ये देखने को मिल रहा है कि वो इम्पैक्ट कम होते जा रहा है। चाइना ईरान के साथ भी कर रहा है बिजनेस, रसिया के साथ भी बिजनेस कर रहा है। जिस कंट्री पे भी यूएस सैंक्शन लगा रहा है चाइना उसके साथ बिजनेस कर रहा है और उसकी इकोनॉमी के साथ अच्छा मतलब बिजनेस कर रहा है उसके साथ। तो जिसकी वजह से सैंक्शन का कोई असर दुनिया में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि चाइना एक सेकंड प्लेयर के रूप में खड़ा हो चुका है यूएस के अगेंस्ट में। अब यूएस इस चीज़ को सही से टैकल नहीं कर पा रहा है। यूएस के जो लीडरशिप है वो इतनी अभी आज के डेट में कमज़ोर है कि वो इस चीज़ को टैकल नहीं कर पा रही है सही तरीके से, और उसका चाइना पूरा फ़ायदा उठा रहा है। कहते हैं ना कि मौसम भी और मतलब समा भी सब कुछ उसके फेवर में है आज के डेट में, जिसका फ़ायदा पूरा चाइना उठा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर आपका कोई अपना पर्सनल ओपिनियन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।